चलिए समझते हैं ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। तो हम समझते हैं क्या होता है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। तो इसमें हम अल्टीमेटली जिसकी बात करते हैं वो नॉलेज और ट्रूथ की बात करते हैं, यानी नॉलेज और ट्रूथ को ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। तो इसके लिए अलग अलग मेथड सबके हैं जिनकी वजह से इनका अलग अलग नाम है। चलिए इन सबको समझते हैं, इन मेथड से ज्ञान और ट्रूथ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली चीज है तर्कवाद, जिसको बोलते हैं रेशनलिज्म। रेशनलिज्म यानी तर्कवाद। ये कहते हैं कि ज्ञान और ट्रूथ को ऑब्जर्व करना है तो तर्क से किया जा सकता है, लॉजिक से किया जा सकता है, रीजनिंग से किया जा सकता है। ऐसे जब बात करते हैं तो इनको बोलते हैं तर्कवाद यानी रेशनलिज्म। तो रेशनलिज्म यानी तर्कवाद है। अब दूसरे के टाइप के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं अनुभववाद, यानी वो बोलते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी यानी ट्रूथ है या नॉलेज, इन सबको अगर हमें ऑब्जर्व करना समझना है तो हम एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं, अनुभव से समझ सकते हैं, बिना अनुभव के नहीं समझ सकते। तो ये अनुभव की बात करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनुभववाद। इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म तो एम्पिरिसिज्म। अब इसमें समझते हैं तीसरे नंबर के जो आते हैं इनको बोलते हैं संदेहवाद। इंग्लिश में बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म या संदेहवाद जो होते हैं ये क्या करते हैं, हर चीज पर डाउट करते हैं। ये कहते हैं कोई भी अल्टीमेट प्रूफ लाओ हम उस पर डाउट करेंगे। तो ये हर चीज पर डाउट करते हैं, इनका काम ही होता है डाउट करना। तो इसीलिए इनके पे एक वर्ड है डाउट अबाउट ऑल नॉलेज क्वेश्चन सर्टिनिटी, यानी कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है सब पर डाउट करो, सर्टिनिटी। तो इनकी डाउट करने की प्रॉब्लम है और ये अल्टीमेट डाउट करते रहते हैं। अब इनकी पता नहीं कौन से पॉइंट होगी जहाँ पे रुकेंगे, उसको डाउट नहीं करेंगे। ये तो इनकी डाउट करने की प्रॉब्लम है, तो इनका कहीं रुकने वाले नहीं है। ये अल्टीमेट जो भी पॉइंट है सब पे डाउट करते चले जाएंगे। तो इनकी एक अलग दुनिया है, यानी संदेहवाद। अब आते हैं आलोचनात्मकवाद। आलोचनात्मकवाद क्या होता है, ये किसी चीज को इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो ये कहते हैं कि अगर हमसे तुम लॉजिक से बात कर रहे हो तो भी हम उसको ट्रूथ नहीं मानेंगे और ना ही एक्सपीरियंस। ये कहते हैं कि लॉजिक और एक्सपीरियंस यानी जो तर्क है और अनुभव दोनों एक साथ अगर कहे तो हम उस चीज को मान लेंगे। यानी क्रिटिसिज्म कहता है कि तर्क और अनुभव दोनों साथ में होना चाहिए तो हम रियलिटी को प्रूव कर पाएंगे, तब हम ट्रूथ को समझ पाएंगे, तब हम नॉलेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इनकी बात होती है, यानी इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तर्कवाद और अनुभववाद। इसको बोलते हैं आलोचनात्मकवाद यानी क्रिटिसिज्म। अब समझते हैं व्यवहारवाद क्या होता है। तो व्यवहारवाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेगमैटिज्म। प्रेगमैटिज्म क्या बोलते हैं, प्रेगमैटिज्म। प्रेगमैटिज्म क्या होता है, व्यवहारवाद। ये कहते हैं ठीक है तुम जो भी बात करो बस हमारा व्यवहार, हमारा उससे काम निकल जाना चाहिए। अगर हमारे व्यवहारिक लाइफ में वो हमारे काम की चीज़ है तो वो ठीक है, अदरवाइज बेकार है। जैसे कोई बहुत बड़ा नॉलेज दिया, ऐसे बताया और उससे उसका काम निकल गया तो कहेगा यही ट्रूथ है, यही सही है। यानी कि उससे हमारे व्यवहारिक लाइफ में, यानी हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें वो काम आ रहा है कि नहीं। अगर काम आ रहा है वो नॉलेज, वो बात, वो थिंकिंग तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फालतू है। तो व्यवहारवाद वाले अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, अपनी लाइफ में व्यवहार जीवन में जो भी चीज़ें काम आती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं प्रेगमैटिज्म यानी व्यवहारवाद। अंतर्ज्ञानवाद। अंतर्ज्ञानवादी कहते हैं कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे। इनका कहना है कि जो नॉलेज, जो ट्रूथ है वो अपने अंदर ही है। यानी ये बोलते हैं आपका इनर सेंस वही सत्य है। आप अपने अंदर जाइए, अंतर मन से बात करिए, वहीं से आपको हर चीज़ का ट्रूथ का मतलब अल्टीमेट हर चीज़ें मिल जाएगी। तो ये अंतर ज्ञान या अंतरात्मा की बात करते हैं, अपने अंदर ही कहते हैं सब कुछ है, बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं अंतर्ज्ञानवाद। इंग्लिश में बोलते हैं इंट्यूशनिज्म। इंट्यूशन का मतलब वही होता है अंतर्ज्ञान, इसलिए इनको बोलते हैं इंट्यूशिज्म। इज्म जोड़ दिया जाता है इंट्यूशन में तो इंट्यूशिज्म हो जाता है। अब समझते हैं लास्ट में से आदर्शवाद, जिनको बोलते हैं आइडियलिज्म। आदर्शवाद कहते हैं कि जो भी रियलिटी है दुनिया में, जो भी ट्रूथ है वो केवल हमारा थिंकिंग है और कुछ नहीं है। जैसे ये बोर्ड नहीं है, ये हमारा थिंकिंग है। तो ये पूरे के पूरे अल्टीमेट जो ट्रस्ट इनका है वो थिंकिंग पर है। ये कहते हैं कि थिंकिंग से ही सब कुछ ट्रूथ है, सही है, दिख रहा है। अगर थिंकिंग ना हो तो कुछ सही नहीं है, कुछ भी दुनिया नहीं है, सब फालतू है, बेकार है। तो अल्टीमेट जाते कहाँ पर है, थिंकिंग पर जाते हैं। इसलिए इन्हें आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म कहा जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के कुछ की पॉइंट्स है जिसको हमने समझ लिया। अब इस की पॉइंट के अंदर भी बहुत डिस्कस होता है बट हमें उतना नहीं जाना, हमने की पॉइंट्स को इसको समझ लिया। अब समझते हैं मूल्य मीमांसा यानी एक्जियोलॉजी क्या होता है। एक्जियोलॉजी 2 टाइप के होते हैं, इसमें 2 पार्ट है। एक होता है नीति शास्त्र, एक होता है सौंदर्य शास्त्र। यानी नीति शास्त्र को हम बोलते हैं एथिक्स और सौंदर्य शास्त्र को बोलते हैं एस्थेटिक्स। अब समझते हैं एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स को डिसाइड करता है किसी भी समाज या सोशल में कि कौन सी चीज़ क्या है, सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गुड है, क्या बैड है, यानी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद आपकी ड्यूटी क्या है, और उसके बाद जस्टिस क्या होता है, न्याय कैसे देना है, किसको मतलब इंडिया में जैसे फांसी की सजा देना है, किसको देना है, किसको, हर तरह का जो रूल जस्टिस हर जगह का अलग अलग होता है। तो इसमें जस्टिस की भी बात की जाती है। तो अब इसको भी समझते हैं कि जो इथिक्स होता है ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉर्मेटिक एथिक्स। नॉर्मेटिक एथिक्स जो होता है हमारे लाइफ में पहले से डिसाइड है, यानी कि ये जो होता है कहीं ना कहीं कल्चर और सोशल द्वारा हमें दिया गया एथिक्स है। जैसे कि आप जिस कल्चर, जिस रिलीजियस या जिस सोशल में है उसके हिसाब से जो एथिक्स फॉलो करते हैं, यानी कि पहले से डिसाइड है ये सही, ये ऐसे करेंगे तो सही रहेगा, ऐसे करेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो इस तरह के एथिक्स को हम बोलते हैं नॉर्मेटिव
एथिक्स। अब समझते बात है कि नॉर्मेटिव एथिक्स कैसे, इसको समझे। तो देखिए जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया का कल्चर है, तो इंडिया में कोई जो फीमेल है तो वो अगर साड़ी पहने तो बहुत अच्छा माना जाता है, यानी वाह कितनी अच्छी बात है एथिकल। लेकिन आप वेस्टर्न में चले जाएंगे तो वेस्टर्न में अच्छा नहीं माना जाएगा, वहाँ पर जो छोटे कपड़े होते हैं उनको ही अच्छा माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कल्चर का इफेक्ट पड़ गया, इंडिया का कल्चर और वेस्टर्न का कल्चर। उसी तरह रिलीजियस में चले जाइए तो हिंदुइज्म रिलीजियस में आप देखेंगे तो जो फीमेल वर्जन का ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो साड़ी में उनको बहुत अच्छा माना जाता है। अब उसी तरह चले जाए इस्लाम रिलीजियस में चले जाए तो वहाँ पर आपको देखेंगे बुरखा का बहुत बड़ा रोल है, तो उनको उसमें अच्छा माना जाता है। तो आप देखिए यहाँ एथिक्स का रूल अलग है, यानी कि वहाँ पर उनको बुरखा में गुड माना गया, इनको साड़ी में गुड माना गया। तो गुड का जो तरीका है इनमें अच्छा बुरा का वो अलग है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, रिलीजियस के लोग डिसाइड पहले से कर रहे हैं या तो आपका कल्चर डिसाइड कर रहा है। तो ये जब चीज़ें डिसाइड करती है तो इस तरह की जो हमारा डिसीजन नहीं होता है, इस तरह की हम नॉर्मेटिव एथिक्स बोलते हैं, ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये किसी ने हमें थोप दिया है। तो इस तरफ से तो ये होता है पहले से डिसाइड है। जैसे हिंदुइज्म में देख लीजिए हम क्या होते हैं, अपने जो बड़े का रिस्पेक्ट करने के लिए उनका पैर छूते हैं, लेकिन आप दूसरे रिलीजियस में जाइए तो वहाँ पैर छूना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये चीज़ें अब पहले से डिसाइड है। उसी तरह गलत रॉन्ग राइट क्या होता है, तो जैसे आप रॉन्ग राइट क्या होता है हिंदुइज्म में, जैसे वेजिटेरियन राइट है, मतलब सभी लोग तो नहीं है। उसी तरह और रिलीजियस में जाइए तो वहाँ पर जो मीट उन्हें खाना यानी कि नॉन वेजिटेरियन कंपलसरी है उन लोग के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये अलग अलग राइट और रॉन्ग की यहाँ डिफिनीशन है, और ये कहीं ना कहीं रिलीजियस कल्चर एवं सोशल से ये हमें मतलब थोपा गया उनके द्वारा। ओके, मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या होता है, इन सबको क्वेश्चन उठाता है। अब जैसे कोई साड़ी पहन रहा है अच्छा मान रहा है, हम मान रहे उसको, तो क्यों मान रहे हैं, ये क्वेश्चन उठाता है। हर एथिकल जो पहले हमने थोपा गया उस पर क्वेश्चन में उठाता है कि क्या ये वास्तव में जो चीज़ें एथिक्स में जो अच्छा मानी जाती है क्या है या नहीं। जैसे झूठ बोलना लोग कहते हैं गलत है, तो वो क्वेश्चन उठाता है क्यों गलत है झूठ बोलना। उसी तरह सच बोलना सही माना जाता है, तो क्यों सही है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस पर बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, जो हर अल्टीमेट हर चीज़ों पर रीजनिंग और लॉजिक से बात करते हैं, उस पर हम क्वेश्चन उठा देते हैं। इस तरह के हम बोलते हैं मेटा एथिक्स। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी को मारना अच्छा नहीं माना जाता है, किसी की आप हत्या कर रहे हैं तो अच्छा माना जाता है नहीं, लेकिन वही आपकी जो मिलिट्री होती है जो शत्रु को मारती है तो वो अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ का एथिक्स बदल गया। तो एथिक्स अलग अलग रूल होती है। अब समझने बात है कि अप्लाइड एथिक्स क्या होती है। तो अप्लाइड एथिक्स समझिए कि ये किसी सोशल ने नहीं डिसाइड किया है और ना ही इसमें मेटा होता है। ये क्या होता है, डिसीजन जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा वर्क है उसके हिसाब से अप्लाइड किया। जैसे सोशल में अगर आप रह रहे हैं किसी रिलीजियस में ग्रुप में, तो सोशल में डिसाइड है किसी का आप हत्या नहीं कर सकते, तो पाप माना गया है। लेकिन आप सोचिए मिलिट्री में है, जो आप मिलिट्री में है तो वहाँ पर आपको शत्रु को मारना ही है, वही आपका एथिकल है, यानी शत्रु आया सामने उसे मार दीजिए, वही आपकी एथिक्स है, वही आपकी मोरालिटी है। तो वहाँ पर रूल चेंज हो गई, वहाँ पर क्या है कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मोरालिटी आपकी एथिक्स बन गई। तो इसी तरह जैसे आप डॉक्टर है तो डॉक्टर की एथिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी, वहाँ पर एथिक्स अलग चलेगी। तो इस तरह से जो एथिक्स चेंज हो रही है इनको बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स, जो हर जगह अलग अलग चेंज हो जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि एथिक्स को अच्छे से पढ़ लिया। अब समझ लेते हैं सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होता है, इसमें हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ब्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, टेस्ट यानी रुचि के बारे में, और यहाँ पर हारमोनी यानी सामंजस्य होता है उसके बारे में, और क्रिएटिविटी। जैसे ब्यूटी है, कोई सुंदर है तो हम कैसे माने कि वो सुंदर है, यानी कि हमें हमारी आंखें देख रही है किसी को और वो हमें सुंदर लगा, तो क्या सच में वो सुंदर है या मतलब इन्वायरमेंट या कल्चर की वजह से सुंदर है। तो बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें दी गई है कल्चर की वजह से। जैसे कि हमें कोई सुंदर लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ समाज द्वारा हमें वो आंखें दी गई है। जैसे इसको पैरामीटर सुंदर क्या होता है, जैसे वेस्टर्न में अब चल जाए अमेरिका में, तो अमेरिका में अभी भी फाइट लेकर चलती है, एक आपको व्हाइट स्किन वाले और ब्लैक स्किन वाले। तो व्हाइट स्किन वाले ब्लैक स्किन वाले से क्या करते हैं, एकदम उनसे हेट करते हैं, बहुत उनको मार देते हैं। और जो ब्लैक स्किन वाले हैं वो किसी हेट नहीं करते, यानी कि वो उतना अपने आप को लो पॉइंट पर समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्हाइट स्किन है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, और लोग इसी तरह तो वो पावरफुल भी है, तो लोगों को लगता है कि व्हाइट स्किन ज़्यादा पावरफुल है, और उसी तरह हम लोग की आंख दी गई है इसीलिए हम लोग को लगता है कि वो ज़्यादा। तो ऐसे ये कहीं ना कहीं हम लोग को दी गई है, और हम कैसे ब्यूटी को डिसाइड कर सकते हैं कि रेड स्किन और व्हाइट स्किन और ब्लैक स्किन, यानी कि काले चमड़े वाले और गोरे चमड़े वाले में क्या अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं आँख की एक अपनी पहचान है, जिसकी वजह से हम ब्यूटी का एक जजमेंट देते हैं। इसी तरह तो मुझे समझ में आपको समझ सकते हैं कि ब्यूटी की जजमेंट आपको डिसाइड करता है, आपकी आँख पे डिसाइड करता है कि आप देखते हैं किसी चीज़ को। अगर आप सोचिए आपका आँख ना हो, अगर आपकी आँख सोशल ने दी आप नहीं हो, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन हो। स्किन का तो मामला खत्म हो जाएगा, तो फिर आप कैसे पैरामीटर रखेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। बट आप समझिए कि आर्ट क्या होता है, तो आर्ट हम कोई कला चीज़ बना रहे हैं तो उसको किस पैरामीटर से माना जाए कि ये आर्ट अच्छा है और ये आर्ट खराब है। तो सबके लिए पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वेस्टर्न के लिए अलग पैरामीटर हो सकता है, इंडिया के लिए अलग पैरामीटर है। तो अपना उस चेक करने के लिए आर्ट को कि कितना सुंदर है आर्ट, उसको चेक करने के लिए पैरामीटर अलग अलग होते हैं। उसी तरह जो
मेल या फीमेल का ब्यूटी देखने का भी पैरामीटर अलग होता है। वहाँ के जैसे कि इंडिया का ब्यूटी का पैरामीटर अलग होगा, अफ्रीका की ब्यूटी का पैरामीटर अलग होगा, उसी तरह तो अमेरिका की ब्यूटी का पैरामीटर अलग। तो हर जो अपना एरिया है उन्होंने अपना ब्यूटी का अलग अलग पैरामीटर उनके सोशल और कल्चर ने बना रखा है। वही हमारे आंखों से दिखता है, क्योंकि हम जिस कल्चर में पलते हैं उस कल्चर में व्यवहार वही हम देखते हैं, यानी कल्चर हम सीख लेते हैं धीरे धीरे और उसी के अनुसार हम उसको डिफाइन भी कर लेते हैं। हारमनी, सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब हारमनी क्या है, जुड़ाव, सामंजस्य। तो ये भी एक अलग है, वो भी कल्चर पर ही डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं। क्रिएटिविटी क्या है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, तो क्रिएटिविटी भी आपको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही मिलती है। आपकी इन्वायरमेंट में वो चीज़ें हो रही है तभी। अब जैसे देखिए इंडिया में ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं हुए क्योंकि वो क्रिएटिविटी नहीं थी। अब वेस्टर्न में जैसे वेस्ट में उस चीज़ पर क्रिएटिविटी मिली, उस चीज़ को बढ़ावा मिला, तो वहाँ ज़्यादा क्रिएटिव और साइंटिस्ट है। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं और ये मुझे लगता है खत्म हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।